नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि इजराइल के टीवी चैनल पर भारत को लेकर क्या बोला गया, साथ ही अमेरिका और रूस की मीडिया में क्या छपा है ऐसा जिसके बाद पीएम मोदी से विपक्षी नेता और देश के पत्रकार सवाल कर रहे हैं, बुद्धिजीवी सवाल कर रहे हैं कि इजराइल जाकर आप क्या करके आ गए, कि इजराइल वाले टीवी चैनल पर बैठकर हमारे बारे में ऐसी बात करते हैं। और इसके अलावा रूस को लेकर क्या खबर सामने आई है, अमेरिका की मीडिया में क्या छपा। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें दावा किया गया कि भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद जो ईरान ने फैसला किया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरेगा, तो उसके बाद तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। तो भारत को लेकर क्या खबर छपी है ब्लूमबर्ग में, दावा किया गया है कि भारत बड़े पैमाने पर फिर से रूस से तेल खरीदने पर विचार कर रहा है। इस पूरे मसले को लेकर ब्लूमबर्ग का हवाला देते हुए रूस की मीडिया में क्या छपा है, रशिया टुडे हिंदी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। क्या लिखा है रशिया टुडे हिंदी ने, रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने पर विचार कर रहे भारतीय रिफाइनर, ब्लूमबर्ग का हवाला दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रशिया टुडे हिंदी ने क्या लिखा है, ईरान इजराइल युद्ध के चलते भारत को तेल आपूर्ति पर खतरे के बीच सरकारी अधिकारियों और सरकारी रिफाइनरी ने सप्ताह के अंत में आपात योजना पर चर्चा की। आउटलेट के मुताबिक संभावित अमेरिकी दंडात्मक टैरिफ की आशंका के बावजूद रूसी कच्चे तेल को फिर से विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारी विदेश मंत्रालय से वॉशिंगटन से रियायतें दिलाने की कोशिश करने का अनुरोध कर रहे हैं। इस खबर के मायने क्या निकलते हैं, यह कहा गया है कि जो मीटिंग हुई उसमें इस बात पर चर्चा की गई कि भारत के जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारी हैं वो विदेश मंत्रालय से संपर्क में हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वॉशिंगटन से बात करिए, यानी अमेरिका से बात करिए कि हमें रियायत दे दें कि मुसीबत के इन हालात में हम रूस से तेल खरीद सके, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है तो इससे तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत एक संप्रभु देश है। मोदी सरकार के मंत्री सवालों में फंसने पर दावा करते आए हैं कि जब हमें जरूरत होगी अपनी सहूलियत के मुताबिक हम कहीं से भी ऊर्जा खरीद सकते हैं, तो फिर हमें वॉशिंगटन से परमिशन की क्या जरूरत है, हम बार बार अमेरिका से परमिशन क्यों लें। इसे लेकर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल करते हैं। रशिया टुडे की इस खबर को लेकर और रूस से तेल खरीद पर अमेरिका की परमिशन मांगने की खबर को लेकर श्रीनिवास बीवी कांग्रेस के नेता कहते हैं, जब मुल्क आजाद नहीं था इनके पूर्वज अंग्रेजों के सामने मर्सी पिटीशन लिखते थे। आज उन्हीं माफी वीरों की सरकार में उनके अधिकारी ट्रंप से फोल्डेड हैंड से दूसरे मुल्क से तेल खरीदने की परमिशन मांगने के लिए चिट्ठी लिखने की अपील कर रहे हैं। तो कांग्रेस वाले सवाल उठा रहे हैं कि परमिशन की चिट्ठी लिखने की नौबत आखिरकार क्यों आ रही है। क्या हम अमेरिका की कॉलोनी हैं, क्या हम अमेरिका के उपनिवेश हैं जो उनकी परमिशन मांगे कि भैया हमें रूस से तेल खरीदना है। मोदी सरकार के तमाम मंत्री इंटरव्यू में कहते आए हैं कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो फिर आखिरकार मीटिंग में अमेरिका से रियायत की क्यों मांग की जा रही है। क्या इस बात का डर है कि मुसीबत के इन हालात में, युद्ध के इन हालात में अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं तो अमेरिका हम पर टैरिफ लगा देगा, और ज्यादा टैरिफ लगा देगा। अगर ऐसा करता है तो करने दीजिए, अपनी भी कोई साख होती है। ये विपक्षी नेता मोदी सरकार को याद दिला रहे हैं। अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद वाले मामले के अलावा इजराइल के टीवी चैनल का एक वीडियो भी काफी चर्चा में आ गया है। अमेरिका के अलावा क्या इजराइल भी हमें हल्के मिल रहा है और किस तरह के बयान आ रहे हैं। ठीक है, इजराइल हमारे साथ दोस्ती के दावे करता है, लेकिन सवाल ये उठाता है जो वीडियो सामने आया है कि क्या इजराइल ने हमें सस्ता मजदूर समझ लिया है, क्या लेबर फोर्स समझ लिया है जो सस्ते में काम करेगी और उसके बाद इजराइल उससे माल कमाएगा। टीवी डिबेट पर जिस हल्केपन में बात की जाती है, जिस तरह हंसी ठहाके लगाए जाते हैं जब भारत का नाम आता है और यह कहा जाता है कि 140 करोड़ लोग हमारे लिए काम करेंगे और हम माल कमाएंगे, किस बात को लेकर माल कमाने की प्लानिंग हो रही इस टीवी डिबेट में। वो क्या बोलते हैं टीवी एंकर को, वो बोलते हैं खाड़ी देशों में जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम की कमी दिखाई दी है, जो ईरान ने अटैक किए हैं तो कई जगह पर भारी नुकसान हुआ क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं था। तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ करते हुए ये भविष्य का बाजार देखते हैं। और क्या चर्चा हो रही है इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद विपक्षी नेताओं का रिएक्शन भी आपको बताएंगे। इस चर्चा में क्या होता है, इस चर्चा में कहा जाता है कि अभी इजराइल में लोगों को हमले की चेतावनी देने के लिए सायरन बजते हैं। पहली चेतावनी, फिर दूसरी चेतावनी, इससे लोगों को समय मिल जाता है सुरक्षित जगह पर जाने का। लेकिन खाड़ी के जिन दूसरे देशों पर हमला हुआ उनके पास ऐसी मजबूत चेतावनी व्यवस्था नहीं है। कुछ देशों के पास तो कोई सुरक्षा नहीं थी और कुछ के पास बहुत सीमित सुरक्षा थी।
इसीलिए वहां ज्यादा नुकसान हुआ। एक और बात कही जा रही है, आने वाले समय में इजराइल की रक्षा कंपनियां बहुत व्यस्त रहने वाली हैं, क्योंकि कई देश उनसे हथियार और रक्षा सिस्टम खरीदना चाहेंगे। इसका मतलब है कि इजराइल अपने सुरक्षा सिस्टम दुनिया भर में बेचेगा। ऐसा निर्यात बाजार पहले कभी नहीं रहा। इसके बाद एंकर सवाल करते कि ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन लाइन तो नहीं है। जब प्रोडक्शन लाइन का सवाल आता है कि इतना प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, तो इस सवाल के जवाब में भारत आ जाता है। और भारत के बारे में क्या कहा जाता है, यह भारत में हो रहा है, हमने लगभग पूरे भारत पर पकड़ बना ली है। हमें 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जरूरत है जो हमारे लिए उत्पादन करें, समझ रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए। बात सुनकर वहां टीवी स्टूडियो में ठहाके लगते हैं, मानो भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर ये बात यारी दोस्ती में कही गई होती तो इस अंदाज में ठहाके नहीं लगते। दोनों देशों के बीच अगर प्रोडक्शन पर काम होता है तो भारत के लिए भी अच्छा है कि भारत में भी रोजगार होगा। जाहिर सी बात है, अगर एयर डिफेंस सिस्टम बनेंगे तो इसमें मजदूरी वाली तो कोई बात नहीं है। वो अलग बात है कि मजदूरों की भर्ती भी भारत में की गई थी इजराइल के लिए, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम अगर भारत में बनते हैं तो उससे भारत को भी फायदा हो सकता है। लेकिन यह बात कहने के बाद कि 1 अरब 40 करोड़ लोग हमारे लिए काम करेंगे दुनिया में सामान बेचने के लिए, उसके बाद वहां ठहाके लगते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने हमें मजदूर ही समझ लिया है। इस मानसिकता के साथ ही बातचीत की जा रही है। तो बात पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात कहने के अंदाज पर आपत्ति हो जाती है। ठहाके किस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि 1 अरब 40 करोड़ लोगों को हमने ले लिया है, हमने भारत को ले लिया है, मानो भारत को ठेके पर ले लिया है। कहने के इस अंदाज को लेकर विपक्षी नेता पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं। सुप्रिया श्नेत क्या कहती हैं? सुप्रिया श्नेत पूरी बातचीत बताते हुए क्या कहती, इस बात के मायने क्या हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज पीएम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसके अलावा कांग्रेस सेवा दल की तरफ से क्या लिखा गया? कांग्रेस ने कहा, इस पूरे मुद्दे को लेकर इस टीवी डिबेट का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, इजराइल जनरल का कथित बयान, हम पूरी दुनिया को एयर डिफेंस सिस्टम बेच रहे हैं। पत्रकार कहता है, लेकिन आपके पास तो पर्याप्त प्रोडक्शन लाइन भी नहीं है। जवाब आता है, हमारे लिए काम करने को 1 अरब 40 करोड़ भारतीय हैं। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक बयान नहीं, भारत की गरिमा पर सीधा अपमान है। क्या दुनिया की नजर में भारत एक लेबर सप्लाई जोन बनकर रह गया है? दोस्ती बराबरी की होती है, ठेकेदारी की नहीं। रणनीतिक साझेदारी सम्मान पर टिकती है, अपमान पर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत बिकाऊ नहीं है। भारत कोई लेबर कॉलोनी नहीं है, देश जवाब चाहता है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इनको पूरा भारत किसने दिया है? 1 बूंद से 1 मन अनाज उगाने का सपना इजराइल कब से भारत को बेच रहा है? इसके अलावा एडवोकेट विजय सिंह कहते हैं, इस पूरे मसले को लेकर 140 करोड़ भारतीयों को सस्ता श्रम बाजार या गुलाम समझ लिया गया है। इजरायली जनरल कहते हैं, हम एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया को बेचेंगे। पत्रकार कहता है, प्रोडक्शन लाइन सीमित है। जनरल कहता है, हमारे पास 140 करोड़ भारतीय हैं काम करवाने के लिए। क्या मोदी राज में हमारा राष्ट्रीय सम्मान गिरवी रख दिया गया है? तो देश के तमाम बुद्धिजीवी, पत्रकार, विपक्षी नेता पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका की नजर में हम क्या हैं? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।